चलिए बच्चों, समुच्चय की पढ़ाई में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना है उपसमुच्चय के बारे में। तो चलिए देखते हैं उपसमुच्चय कहते किसको है। दिया गया है, अगर समुच्चय ए के सभी सदस्य समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाएगा और बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाएगा। यहाँ ए छूट गया है, का छूट गया है। चलिए इसको सीधा उदाहरण से समझते हैं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। दिया गया है एक समुच्चय M जिसमें है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय दिया गया है N जिसमें है 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है 1 2 3 N में है और M में भी 1 2 3 है। तो ध्यान दीजिए, ये भी हो रहा है कि M का सारा सदस्य N में है। तो यहाँ N जो है वो समझने के लिए कह रहे हैं बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि M का सारा सदस्य N में आए, इसीलिए M को N का उपसमुच्चय कहेंगे। तो लिखने के हिसाब से इसको ऐसा लिखा जाए, चूंकि समुच्चय M के सभी सदस्य N में हैं, इसलिए M उपसमुच्चय हुआ N का। ठीक है ना, थोड़ा साफ सफाई कर लिया जाए। उसी तरह से आगे देखिए, कहा जा रहा है A बराबर x है, जहाँ x अक्षर है शब्द स्कूल का। तो समुच्चय A में क्या क्या होगा भाई, जरा देख लेते हैं। यहाँ होगा S C H O और L। ठीक है, फिर दिया गया है B। अब देखिए, कभी कभी इस कॉलन को कुछ लोग इस बार से भी लिखते हैं, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, इसको भी जहाँ ही पढ़ा जाएगा। तो B क्या हुआ भाई, B हुआ S C H O L A R। तो यहाँ भी देखिए A के सारे सदस्य B में हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे A उपसमुच्चय है B का। तो लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि A के सभी सदस्य B में हैं, इसलिए A जो है उपसमुच्चय हुआ B का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है एक समुच्चय Y जिसमें है 9 8 10। Z में भी दिया गया है 10 9 8। तो यहाँ एक अचंभा ये हो रहा है कि Y के सारे सदस्य B में हैं, Y के सारे सदस्य Z में हैं और Z के सारे सदस्य Y में हैं। तो इस हिसाब से तो Y Z का उपसमुच्चय हुआ और Z भी Y का उपसमुच्चय हुआ। तो यानी कि ये वाला एक ऐसा केस है जिसमें दोनों ही समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। दरअसल होता तो ये है, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि Y और Z, ध्यान दें, Y और Z बराबर समुच्चय हैं, क्योंकि एक दूसरे के सदस्य दोनों में बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो जब दो समुच्चय आपस में बराबर हो जाते हैं ना, तो दोनों ही एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाते हैं। जिस तरह ये बात इस उदाहरण में स्पष्ट है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि जब दो समुच्चय समान समुच्चय हो जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, नोट में 2 पॉइंट दिया गया है, इसको थोड़ा समझ लें, ये इम्पोर्टेंट है। कहा गया है खाली समुच्चय फाई जो होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। यानी कि अगर प्रतीक में इसको लिखना चाहें तो आप ये लिखेंगे, फाई जो है वो सभी समुच्चयों का कोई भी समुच्चय, यहाँ तक का ये अपना भी उपसमुच्चय होगा। अब इसको साबित करने का या इसको सही ठहराने का तरीका केवल तर्क के आधार पर दिया जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे, दरअसल आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो तकलीफ हो सकता है। वो क्यों होगा, चलिए बता ही दिया जाए। मान लीजिए, माना A एक अरिक्त समुच्चय है, ये भी जरूरी नहीं है। माना A एक समुच्चय है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि फाई A का उपसमुच्चय नहीं है, तो आप ये मानते हैं कि फाई में कोई एक सदस्य ऐसा है जो A में नहीं है, तभी तो फाई A का उपसमुच्चय नहीं होगा। कि कहा गया है
कि जब सारे के सारे सदस्य एक समुच्चय के दूसरे समुच्चय में मौजूद हो तो पहले वाले समुच्चय को बाद वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहा जाता है। तो अगर आप फाई को ए का उपसमुच्चय नहीं मानते तो आप ये स्वीकार करते हैं कि फाई में कोई एक सदस्य ऐसा है, कम से कम कोई एक सदस्य ऐसा है जो ए में नहीं है। लेकिन फाई तो रिक्त समुच्चय है, इसमें तो बाय डिफिनेशन कोई सदस्य नहीं है, इसीलिए ये एक विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए हमें ये मान लेना चाहिए कि खाली समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो तकनीकी रूप से आप ये मानते हैं कि फाई जो है अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, जो कि ऐसा है नहीं। हम लोग पहले से ये मानते आ रहे हैं कि फाई हम लोग अरिक्त समुच्चय को कहते हैं, ठीक है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें कहा जा रहा है कोई समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, और ऐसा क्यों होगा वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं सत्यापित करने के लिए। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक समुच्चय है जी जिसके बारे में कहा गया है कि उसके सभी उपसमुच्चयों को लिखना है। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें हमने केवल एक सदस्य एक डाला हुआ है, तो क्या ये समुच्चय जी का उपसमुच्चय होगा? हाँ, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक समुच्चय के रूप में इसमें जो भी सदस्य है वो सदस्य जी में पहले से है, इसलिए कि ये समुच्चय जी का एक उपसमुच्चय हुआ। उसी तरह अगर एक समुच्चय लिया जाए जिसमें केवल 2 लिया जाए तो वो भी क्या होगा? जी का उपसमुच्चय होगा। उसी तरह से एक समुच्चय लिया जाए जिसमें केवल एक समुच्चय हो जिसमें 3 हो तो ये भी जी का उपसमुच्चय होगा। सर, जिसमें अगर आप एक समुच्चय लेके उसमें 1 और 3 डालेंगे ये भी तो इसका उपसमुच्चय होगा। सही बात है। उसी तरह से अगर आप 2 और समुच्चय एकल समुच्चय 3 वाला डालें तब भी वो तो होगा जी का उपसमुच्चय। सही बात है। उसी तरह से अगर आप 1 और 2 डालें तब भी तो वो होगा। ठीक बात है। और अभी आपने पढ़ा कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, और एक चीज़ और आपने पढ़ा कि जी खुद का भी तो उपसमुच्चय होगा। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि हमने जी के सभी उपसमुच्चयों को लिख दिया है। जी के 8 उपसमुच्चय हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का सवाल है, कह रहा है एच के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। तो सर पहला नंबर में फाई लगा देते हैं, थ्योरी से आता है इसलिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं। दूसरा नंबर में खुद एच शामिल हो जाएगा, ये भी थ्योरी से। तीसरा नंबर से दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे कि एक समुच्चय जिसमें केवल 4 हो वो एच का उपसमुच्चय होगा। सही बात है। चौथा, जिसमें केवल 5 हो वो भी सही बात है। पांचवा, जिसमें केवल 6 हो वो भी एच का उपसमुच्चय होगा। छठा, जिसमें केवल 4 और 5 हो वो भी होगा। बहुत सही। सातवां, जिसमें केवल 4 और 6 हो वो भी। और 8वां, जिसमें 5 और 6 हो वो भी एच के उपसमुच्चय होगा। ठीक है? तो इस तरह से इसके भी 8 उपसमुच्चय हैं। अब देखिए यहाँ एक थ्योरी है, वो कुछ इस तरह का है कि पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसी दिए गए समुच्चय ए में सदस्यों की संख्या अगर m हो, यानी कि NaM हो, तो समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2m होगी। ये बड़ी अच्छी बात है। इस स्टेटमेंट से आप समुच्चय को केवल देखकर उसके उपसमुच्चयों की संख्या बता सकते हैं। इस थ्योरी के बाद आपको हर एक उपसमुच्चय को नहीं लिखना होगा गिनने के लिए। ठीक है ना? चलिए तो चेक करते हैं इस थ्योरी को एक्शन में। यहाँ पे कह रहा है कि FA के सभी उपसमुच्चयों के संख्या को लिखें। तो पहली बात तो आप
एन एफ निकालिए। एन एफ बोले तो एन एफ मतलब कितने सदस्य हैं एफ में, तो ये तो सर एक है, इसलिए एफ के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 1 यानी कि 2। अगर हम लोग करना चाहें मैनुअली यानी कि एक एक करके इसका उपसमुच्चय बनाने का सोचे तो क्या क्या होगा इसका उपसमुच्चय। सर एक तो फाई होगा और ये खुद ही एफ का उपसमुच्चय होगा। तो देखिए 2 उपसमुच्चय हुए और थ्योरी के हिसाब से भी 2 आ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जी फिर वही जी है जो हम लोगों ने इसे पहले देखा है और इसके उपसमुच्चय की संख्या 8 आ रहा था। तो इसमें कह रहा है उपसमुच्चय की संख्या लिखें। तो पहले तो थ्योरी से ही बनाने का प्रयास करते हैं। एन जी कितना होगा भाई, इसमें कितने भिन्न सदस्य हैं, 3। जी के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी भाई, 2 के पावर 3 यानी कि 8। और ये हम लोगों ने एक एक करके बनाया था तब भी उपसमुच्चय की संख्या कितने आ रहा था, 8 ही आ रहा था। तो ये यहाँ से भी वेरीफाई होता है। आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है ए एक समुच्चय है कि सभी उचित उपसमुच्चय को लिखिए। अब देखिए उचित उपसमुच्चय जो है एक नया प्रकार का प्राणी है, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो एक पेज ही ले लिया जाए। मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है x और इसमें है a, b और c। दूसरा समुच्चय है आपके पास y और उसमें है a, b, c, ठीक है ना। तीसरा एक और समुच्चय ले लीजिए, इसमें एक d भी डाल देते हैं। इसमें है a, b, c। तो पहले x और z के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए x और z बराबर है, तो आप पहले ही जानते हैं कि जब 2 समुच्चय बराबर हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाते हैं। पर y के साथ ऐसा माजरा नहीं है। x y का उपसमुच्चय है, ये चलेगा, लेकिन y जो है वो x का उपसमुच्चय नहीं है। इस अवस्था में कहेंगे कि x y का उचित उपसमुच्चय है, ठीक है ना। यानी कि अगर x y का उपसमुच्चय हो पर y x का उपसमुच्चय ना हो तो कहेंगे कि x जो है वो y का उचित उपसमुच्चय है। तो कहने का मतलब यहाँ से आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि y बड़ा भाई है। x का हर मेंबर y में होने के बाद भी y में कुछ मेंबर ऐसा है जो x में नहीं है, और यही चीज x को y का उचित उपसमुच्चय बनाता है। तो दूसरे शब्दों में ये लिख देते हैं, x को y का उचित उपसमुच्चय होने के लिए y में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो x में न हो, जबकि x के सारे सदस्य y में हों। तो आशा है यहाँ से ये बात साफ हुआ होगा कि उचित उपसमुच्चय होने का क्या मतलब है। जब x y का उचित उपसमुच्चय होगा तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि y बड़ा भाई है। y x को अपने आप में पूरा समाने के बावजूद उसमें कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा सदस्य ऐसा बचना चाहिए जो x में ना हो। इसको पिक्चर के रूप में समझना चाहें तो कुछ मामला ऐसा होगा, ठीक है। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। आगे प्रश्न में कहता है कि A एक समुच्चय है कि सभी उपसमुच्चयों को लिखिए, ठीक है। उचित उपसमुच्चय को लिखना है तो पहले A के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो भाई वो कौन कौन सा होगा, एक समुच्चय जिसमें केवल शून्य है वो भी A का उपसमुच्चय होगा। एक समुच्चय जिसमें समुच्चय वो जिसमें 0 और 1 है वो भी A का उपसमुच्चय होगा। उसी तरह से 0 और एक समुच्चय जिसमें 0 और 1 है वो भी A का उपसमुच्चय होगा। सर ये तो A ही है एक हिसाब से, अच्छी बात है। और 5, क्योंकि 5 सबका उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। इसको इतना ना लिखकर हम लोग थ्योरी से भी देख सकते थे। थ्योरी कहता है कि जितना सदस्य उसका उतना पावर 2 पे लगा दिया जाए तो उपसमुच्चयों का संख्या मिल जाता है। तो इस हिसाब से 4, थ्योरी से भी हम लोग 4 उपसमुच्चयों पे पहुंचते हैं। लेकिन सवाल हमारा ये है कि उचित उपसमुच्चय को लिखना है, ठीक है ना। तो बताइए उचित उपसमुच्चय इसमें से कौन कौन है इन चारों में से।
1। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय का सारा अवयव A में है, देखिए 0 ही है और 0 इसमें है, लेकिन A का सारा अवयव इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला समुच्चय A का उचित उपसमुच्चय कहा जाएगा। ये बात इस पे भी लागू होता है, तो ये भी उचित उपसमुच्चय कहा जाएगा, ठीक है ना। तो लिख ही दिया जाए। उसी तरह से इसमें भी। लेकिन क्या A खुद का उचित उपसमुच्चय होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि A का सारा सदस्य A में है और A का सारा सदस्य A में है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन इसको बोलने का और कोई तरीका नहीं है, इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि A उचित उपसमुच्चय नहीं है खुद का। यहाँ से एक आप नियम जान लीजिए, कोई भी समुच्चय खुद का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं उपसमुच्चय नहीं है A का। और इसके बारे में क्या कहेंगे? इसको मान लिया जाए उचित उपसमुच्चय A का, ठीक है। इसलिए A के उचित उपसमुच्चयों की संख्या 3 है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके उचित उपसमुच्चयों को बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारा का सारा उपसमुच्चय लिखें और ये बात चेक करें कि कौन सा उचित उपसमुच्चय है H का, ठीक है ना। तो इसको करने का एक तरीका ये होगा कि पहले तो उपसमुच्चयों की संख्या पता लगाएं। H के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 के पावर H में जितना अवयव है, तो ये तो 2 के पावर 3 है सर, ये तो 8 है। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या 8 - 1 7। आप समझ सकते हैं ये कैसे लिखा गया। जब आपने ये लिखा कि उपसमुच्चयों की संख्या 8 है, तो ध्यान दीजिए इसमें आपने वो H शामिल किया था, ठीक है ना। उचित उपसमुच्चयों की संख्या में आप इस H को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए हमने 1 घटा दिया, तो उत्तर होगा 7, ठीक है। आपसे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हैं क्यों हमने उपसमुच्चयों में से H को हटा दिया, तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात हो गई, ठीक है ना। इसके बारे में जरा सोचिए अगर ये मामला क्लियर नहीं है तो, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा NCERT से ही लिया गया है। आशा है कुछ मेरे साथ बुरा नहीं होगा, ये किसी तरह का गैर कानूनी नहीं है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं क्या होता है। बोलता है एक समुच्चय लिया गया है A जिसका रूप ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 11 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग को उसका सही गलत का फैसला करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहला देखते हैं, दिया गया है ये, जरा सोचिए कि क्या ये बात सही है। बोलता है एक समुच्चय जिसमें 3 और 4 है वो A का उपसमुच्चय है। तो ये कथन सही होने के लिए जरूरी है कि A में 3 और 4 हो। तो क्या A में 3 और 4 हैं? नहीं, A में 3 और 4 नहीं है। हाँ, A में एक समुच्चय है जिसमें 3 और 4 हैं, लेकिन A में स्वतंत्र रूप से जो आप कहिएगा कि 3 और 4 हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए ये कथन गलत ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि 3 और 4 A में नहीं है, इसलिए ये A का उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए कथन गलत है। आशा है आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए, बाप रे, जगह बचेगा कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि एक A में है, निरीक्षण कीजिए। हाँ भाई, यहाँ पे ये एक जो है A में सच में ही है, इसलिए ये कथन सही है। तो ये कथन तो ऐसे ही सही है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। कहता है कि ये समुच्चय जो है वो A का एक सदस्य है। क्या ऐसा है? क्या A में एक समुच्चय जिसमें 1, 2 और 5 है, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है सर, काहे कि A में हमको कोई भी समुच्चय ऐसा नहीं दिखता जिसमें 1, 2 और 5 है। हालांकि एक समुच्चय जरूर है जिसमें 3 और 4 है, लेकिन बात 3 और 4 का नहीं हो रहा, बात हो रहा है 1, 2, 5 का। तो चूंकि ये समुच्चय A का सदस्य नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। चौथा कथन का माफ कीजिए, हम लोगों ने थोड़ा सा
मामला गड़बड़ कर दिया। ये 7वां प्रश्न था। चलिए भूल सुधारते हुए एक तो तीसरा सवाल करते हैं। कहता है कि समुच्चय जिसमें एक समुच्चय है जिसमें 3 और 4 है वो ए का उपसमुच्चय है। क्या ऐसा है? हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि इस समुच्चय का सारा मेंबर, यहाँ तो एक ही मेंबर है, वो समुच्चय ए में है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो उपसमुच्चय, माफ़ कीजिए, ये वाला जो समुच्चय है वो ए का उपसमुच्चय बनने के काबिल है और इसलिए ये कथन सही है। ठीक है ना? तो ये कथन सही कहलाया जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा की जगह 2 लिख दिया गया है, तो 4 की जगह हम लोग 2 कर लेते हैं, या फिर ये थोड़ा सा सुधार देते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था तो 2 कर लेते हैं। अब 2 करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, क्या 3 और 4 का समुच्चय ए में है? हाँ बिल्कुल, एक अवयव के रूप में ये वाला समुच्चय जरूर ए में है, इसलिए ये कथन सही होगा। ठीक है, तो ये कथन सही है। 5वां क्वेश्चन देखा जाए। 5वां सवाल है, कहता है ये तो थोड़ा नॉनसेकल टर्म है। क्यों? ये तो थोड़ा क्या बोलते हैं, मीनिंगलेस टर्म है, क्योंकि कोई सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। और यहाँ कहा जा रहा है कि एक उपसमुच्चय है ए का। पहली बात, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय बनने के लिए खुद को समुच्चय होना जरूरी है। तो ये पहली बात, एक अपने आप में समुच्चय तो है नहीं। अगर ये हो सकता होता तो ये किसी समुच्चय का अवयव होता, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, इसलिए इस कथन को गलत माना जाएगा। चलिए छठा देख लेते हैं। चलिए छठा देखते हैं। छठा सवाल कहता है कि एक समुच्चय जिसमें 1, 2 और 5 है वो ए का उपसमुच्चय है। क्या ऐसा है? हाँ, ये सही है। क्यों? चूँकि 1, 2, 5 सभी के सभी ए में हैं, इसलिए वो समुच्चय जिसमें ये सारे के सारे सदस्य मौजूद हो वो ए का उपसमुच्चय होने के लायक है। ठीक है ना? तो ऐसा है, आप जस्टिफिकेशन समझ पाए हैं कि ये कथन क्यों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां हो चुका है, 8वां करते हैं। 8वां में कहा गया है कि एक समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3 है और वो उपसमुच्चय है ए का। क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर 1, 2 तो जरूर है ए में, लेकिन 3 जो है वो ए में स्वतंत्र रूप से नहीं है, इसलिए वो समुच्चय जिसमें 1, 2 और 3 हो वो ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए ये कथन गलत है। आशा है आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है फाई जो है एक सदस्य है ए का। क्या आपको ए में एक खाली समुच्चय दिखता है जो स्वतंत्र रूप से ए में हो? नहीं, इसलिए ये कथन गलत है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। 10वां नंबर में सवाल है कि फाई जो है वो ए का उपसमुच्चय है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। थ्योरी से आप जानते हैं कि फाई जो होता है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना? इसलिए ये कथन सही है। यहाँ कहा गया है कि एक समुच्चय है जिसमें फाई है वो उपसमुच्चय है ए का। क्या ऐसा है? अगर इस समुच्चय को ए का उपसमुच्चय बनना है तो ए के अंदर इस समुच्चय के सभी अवयव होने चाहिए, और इसमें एक ही अवयव है और वो है फाई, जो ए में नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हुआ। आशा है आपको ये बात समझ में आया होगा।
ये सब सारा का सारा जस्टिफिकेशन, सारा का सारा औचित्य कि कौन सा कथन क्यों गलत है या सही है, इस वीडियो के माध्यम से